में आखिर कैसे एक जर्मन द्वारा तब के ब्रिटिश इंडिया में लाइट क्रूजर एमडन द्वारा साल 1914 वर्ल्ड वॉर वन में जर्मन आर्मी अपनी लाइट क्रूजर एमडन द्वारा तब के ब्रिटिश इंडिया में अटैक करती है, जहां चेन्नई जो ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम शहर था उस पर यह अटैक होता है। खैर, जर्मन्स ने यह अटैक इंडिया पे नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान करने के लिए किया था। पर इस अटैक से इंडियंस को जर्मन्स और उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का अंदाजा हो गया था कि कई सारे इंडियंस उसके बाद में जर्मन मिलिट्री टेक्नोलॉजी के दीवाने हो जाते हैं। पर उन्हें तब क्या पता था कि आजादी होने के थोड़े ही सालों बाद एक नाजी जर्मन साइंटिस्ट ही देश का पहला इंडिजिनस फाइटर जेट तैयार करेगा, जिससे भारत की शक्ति पूरे विश्व में प्रदर्शित की जाएगी। इस जर्मन साइंटिस्ट के कारण ही अगर हम सोवियत यूनियन को छोड़ दें तो इंडिया एशिया की पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने इंडिजिनस फाइटर जेट डेवलप किया, और उस वक्त ये एक बहुत बड़ी बात थी। पर अगर हमें इतने पहले ही फाइटर जेट्स डेवलप करने का एक्सपीरियंस आ गया था तो आज हम क्यों फ्रांस के रफेल जैसी महंगे जेट्स को खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश के पहले इंडिजिनस फाइटर जेट का हुआ क्या और ये कहानी क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस जमाने में आखिर कैसे एक जर्मन ने इंडिया के लिए काम किया था। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। साल 1945 में हिटलर की जर्मन आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 हार जाती है। हालांकि इस वॉर में जर्मन आर्मी के लिए पावरफुल और इनोवेटिव मिलिट्री एयरक्राफ्ट डेवलप किए गए थे। इन एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। इन एयरक्राफ्ट को बनाने वाले साइंटिस्ट को विश्व के सारे शक्तिशाली देश अपने लिए काम करवाना चाहते थे, और कई देशों ने करवाया भी। पर ये जर्मन साइंटिस्ट सबसे बचते हुए जर्मनी से बाहर निकल गए। जितने से हो सका वो निकल पाए। कुछ बाद में जाकर सोवियत यूनियन में काम किए, कुछ यूएस में भी, और बेसिकली ये ऐसी जगहों पे जाकर सेटल हुए जहां पर नाजीज से लोग थोड़ी हमदर्दी रखे ताकि उन देशों में उनको शरण मिल सके। कर्ट टैंक इन्हीं जर्मन साइंटिस्ट में से एक थे। उसी वक्त भारत का नया नया इंडिपेंडेंट देश बना था जिसकी एक छोटी सी एविएशन इंडस्ट्री थी, और यहाँ पर होल्ड इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इतना नहीं था हमारे डिफेंस फोर्सेस का। उस वक्त एक मार्क 2 कंपैटिबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। पर देश के लिए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए स्थापित किए गए HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे फ्रंटलाइन कॉम्बैट फाइटर्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस नहीं रखता था। तो ये बात तो क्लियर थी कि HAL इसे डायरेक्टली डेवलप नहीं कर सकता था, और उसे एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत उस समय पर लगने ही वाली थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जर्मन साइंटिस्ट कर्ट टैंक आगे आए। कर्ट टैंक इंडिया में आते हैं, जहां वे चेन्नई या उस समय के मद्रास के अंदर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू करते हैं। फिर वे साल 1956 में HAL के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर एक सुपरसोनिक फाइटर प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन का काम शुरू किया जाता है। भारतीय सरकार जो PM जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थे उस समय पर, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए अनुमति दे दी और कहा कि ये भारत में एक आधुनिक एविएशन इंडस्ट्री के विकास में मदद करेगा। प्रोजेक्ट का पहला चरण ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करना था जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर सफर करने के लायक हो और कॉम्बैट मिशंस में एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह परफॉर्म कर सके। जबकि दूसरे चरण में रिसर्च करना था भारत में एक ऐसा जेट इंजन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो विमान को तेज गति से उड़ा सके। शुरुआत में IAF के एक कंपैटिबल फाइटर बॉम्बर को पाने की सभी मांगों का पालन किया जाता है, जहां पर एक ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन और मार्क 1.4 से लेके 1.5 तक की गति या जो साउंड की स्पीड होती है, इससे 1.4 से 1.5 की स्पीड पे चलने वाला जो टारगेट है इसको क्विकली एम्फसाइज किया जाता है। इसके डेवलपमेंट के दौरान HAL ने एक फुल स्केल 2 सीट वुडन ग्लाइडर को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया जो कि एक फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर की तरह एक्ट करता था। फिर साल 1961 को मरुत नामक एक एयरक्राफ्ट का फर्स्ट प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भरता है। इसमें वही ब्रिस्टल सिडेली ऑर्फियस 703 टर्बोजेट्स इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट फॉलन ग्नैट में इस्तेमाल भी हुआ था। अब आती है वो घड़ी जब साल 1967 में HAL HF-24 मरूत का पहला प्रोडक्शन शुरू होता है। इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी ये किया गया, और एशिया का पहला ऐसा फाइटर जेट ये बना जो कि पूरे दुनिया को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। उस वक्त ये दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स में से एक गिना जाने लगा। HAL ने टोटल 147 मरूत्स को मैन्युफैक्चर किया था, जिसमें से मेजॉरिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए बने थे। इनिशियली एक केपेबल इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में इसे एनविजन
डिवीजन किया गया था, जहाँ ये प्राइमरीली ग्राउंड अटैक मिशन के लिए यूज किया जाता। जहाँ मरूत ने इंडिया के लिए कई वॉर्स में मेजर सपोर्ट भी दिया। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इसने पार्टिसिपेट किया और बैटल ऑफ लोंगेवाला में भी भारत की विक्ट्री के लिए ये बहुत हद तक जिम्मेदार था। ओवर द इयर्स मरूत एक मोर मैच्योर और केपेबल एयरक्राफ्ट के रूप में इवॉल्व होना शुरू हुआ, लेकिन डिजाइन फेज के दौरान साइंटिस्ट कर्ट टैंक ने ब्रिस्टल बॉर 12 ऑर्फस इंजन यूज करने की बात सामने रखी, क्योंकि मरूत में करेंटली यूज किए जाने वाले जो इंजन थे वो इंफीरियर होने लगे थे। लेकिन उस वक्त भारत में सोशलिज्म को माना जाता था और ये ब्रिस्टल इंजन को बिल्ड करने के लिए एक इंजन फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना था, पर भारत की सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को फंड देने से मना कर दिया। ऊपर से सोवियत यूनियन, जो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के आ रहा था, उन्होंने भी HAL को वेस्टर्न कंट्रीज के सुपीरियर इंजन ना खरीदने के लिए प्रेशर डालना शुरू किया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी टाइटनेस आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सालों बाद HAL इंजन को लेकर बेहतर विकल्प ढूंढने में फेल हो गई और उन्हें मजबूरन इंफीरियर जेट इंजन परचेज करने पड़े। यह पूर इंजन की परफॉर्मेंस के कारण मरूत इंडियन एयरक्राफ्ट की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण 1980s में मरूत एयरफोर्स से कंप्लीटली फेज आउट कर दिया जाता है और